तो हेलो दोस्तों यार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों यार, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कक्षा 12 का जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, हिंदी में बोल तो ठोस अवस्था, जिसका ये सेकेंड लेक्चर है, जिसके अंदर हम बात करेंगे क्रिस्टल एंड क्रिस्टल जालक के बारे में। दोनों नाम दिखने में सेम है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस है। क्या है वो हम देखेंगे। तो पहले एक लेक्चर हो चुका है, उस लेक्चर के अंदर हमने शुरुआत किया था पदार्थ से शुरुआत किया। उसके बाद में पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं पढ़ी, कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद में ठोस को अलग से ले लिया। द्रव एंड गैस के बारे में हमको इस चैप्टर के अंदर कोई डिस्कशन नहीं करना है। ठोस को लिया, ठोस को 2 भागों में बांटा, क्रिस्टल ठोस एंड एक क्रिस्टल ठोस। उसके बाद में क्रिस्टल ठोस एंड एक क्रिस्टल ठोस दोनों के बारे में क्या क्या डिफरेंस था वो भी मैंने करवा दिया है। अब आज बात करेंगे क्रिस्टल जालक एंड क्रिस्टल के बारे में। तो आई होप आप पेन कॉपी लेकर बैठे होगे। पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे हो तो जो भी यार देखो, भूलना तो सभी की कमी है ना, सब भूलते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ, आप भी भूल जाते हो। तो जो भी मैं बोलता हूँ और जो भी लिखता हूँ वो सब आपको कॉपी के अंदर नोट करते जाना है। तो चलो सबसे पहले पिछला रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने शुरुआत किया था पदार्थ से, ठीक है। पदार्थ को 3 अवस्थाएं होती है, ठोस मुख्यतः 3 है, ठीक है ना। बाकी ऐसे तो बहुत है, एक प्लाज्मा है, और इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको और भी ज़्यादा मिल जाएगी। ठोस, द्रव एंड गैस। सॉलिड, ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखो यार, थोड़े बहुत ये तो नॉर्मल है, आगे जैसे बढ़ते हैं तो इंग्लिश वर्ड में भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद में हम जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि ये लेक्चर है वो कंपटीशन वालों के लिए ही है और बोर्ड वालों के लिए भी है। कंपटीशन वालों को तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो भी मैं करवाऊंगा, चिंता की बात नहीं है। इसीलिए थोड़ा इंग्लिश वर्ड पे ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके बाद हमने ठोस को 2 भागों में बांट दिया, क्रिस्टल ठोस एंड एक क्रिस्टल ठोस। ये एक क्रिस्टल ठोस, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ मैं, एक क्रिस्टल ठोस। इनके दोनों के बारे में हमने अलग से डिस्कस किया था। एक बार मैं फ्रेम देख लेता हूँ कैसे सही से। तो ऑल राइट, तो हमने पिछले लेक्चर में क्रिस्टल एंड एक क्रिस्टल के बारे में, दोनों के बारे में अलग से डिस्कशन किया था। तो क्रिस्टल ठोस एंड एक क्रिस्टल ठोस दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अगर आप नहीं देख आए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लेना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक क्रिस्टल ठोस की बिल्कुल अब बात नहीं होगी, ना ही द्रव की होगी, ना ही गैस की होगी, ठीक है ना। द्रव की बात होगी जस्ट अगले चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है विलियन के अंदर टोटली हम द्रव की बात करेंगे। अब हम बात करें क्रिस्टल ठोस को लेकर। अब आगे चलते हैं क्रिस्टल एंड क्रिस्टल जालक के बारे में। तो अब जैसे देखो कि क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल जालक क्या होता है। तो क्रिस्टल बनता है संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर। अब संरचनात्मक इकाइयाँ क्या होती है? संरचनात्मक इकाइयाँ होती है जैसे परमाणु है, अणु है, आयन है। तो क्रिस्टल की आपको, अगर आपको डेफिनेशन लिखना आ जाए बोर्ड के अंदर, तो आप कैसे लिखोगे कि संरचनात्मक इकाइयों के निश्चित क्रम से या संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बनी, संरचनात्मक इकाइयों के निश्चित क्रम से बनी व्यवस्था को हम क्रिस्टल बोलते हैं, क्रिस्टल, ठीक है ना। तो संरचनात्मक इकाइयों के निश्चित क्रम से बनी व्यवस्था को क्रिस्टल बोलते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं बोर्ड के ऊपर, क्रिस्टल, ठीक है ना। संरचनात्मक इकाइयों के निश्चित क्रम से बनी व्यवस्था निश्चित क्रम से बनी व्यवस्था को
क्रिस्टल बोलते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा बेसिक से समझते हैं, ठीक है। अब देखो, अब एक स्क्रीन के ऊपर क्रिस्टल की एक संरचना आई है यहाँ पे, ठीक है ना। स्क्रीन के ऊपर एक संरचना दे दी है, जिसको आप ध्यान से देखो कि ये जो क्रिस्टल है ना, ये संरचनात्मक इकाइयाँ जिससे मिलकर बनी होती है। संरचनात्मक इकाइयाँ सभी सेम ही है, ऐसा नहीं अलग अलग है। संरचनात्मक इकाइयों के निश्चित क्रम से मिलकर बनी हुई है, ठीक है ना। आपने देख लीजिए आप। हालांकि बोर्ड के ऊपर बनाए नहीं, अब हम अलग से बना के दिखाता हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये कैसे 3D के अंदर होती है। ऐसा तो यार बनेगी नहीं सही से। ये क्यूब तो हमने 10th क्लास के अंदर भी सीख लिया था। तो अब इसके अंदर क्या होता है ना यार, ये मेरे से सही बनी नहीं, आप उसके अंदर ही देख लेना। ये जो मैंने स्क्रीन के ऊपर लगाई थी ना, उसके अंदर सभी के अंदर ये पार्टिकल होते हैं। आप इस एक पार्टिकल को देखोगे ना, इसी को हम बोलेंगे संरचनात्मक इकाई। एक को देखो, वही संरचनात्मक इकाई है। अब इसके निश्चित क्रम से जो इसको ऊपर रखते जाएंगे और रखते जाएंगे, इसका एक निश्चित क्रम होगा। उसको हम तो संरचनात्मक इकाइयों के निश्चित क्रम से बनी व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल। अब ये आगे यहीं से बात शुरू होगी क्रिस्टल जालक के बारे में। तो अब मैं बताता हूँ क्रिस्टल जालक क्या होता है। ये यार क्या है ना कि थोड़ा माइक का जो वायर है वो काफ़ी लंबा है, तो इसको इधर उधर लेके घूमना पड़ता है, ऐसा नहीं बीच में टूट जाए ना कहीं पे आके। तो क्रिस्टल जालक क्या होता है। क्रिस्टल तो होता है संरचनात्मक इकाइयों के निश्चित क्रम से बनी व्यवस्था को, और क्रिस्टल जालक होता है अनंत संरचनात्मक इकाइयों के निश्चित क्रम से बनी व्यवस्था को क्रिस्टल जालक बोलते हैं। एक बार फिर से बोल, इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। अनंत संरचनात्मक इकाइयों के निश्चित क्रम से बनी त्रिविमीय व्यवस्था को, जो क्रिस्टल जालक होता है ना, वो 3D के अंदर होता है। 3D का मतलब होता है त्रिविमीय। 3D मतलब अलग से देख लो, जैसे अगर कोई पार्टिकल एक एक्स में जा रहा है तो इसे बोलते हैं एक विमीय। अगर एक्स एक्सिस में भी जा रहा है और वाई एक्सिस में भी जा रहा है तो इसे बोलते हैं 2D, मतलब कि द्विविमीय, 2 डायमेंशनल, ठीक है ना। इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखो। अगर वो तीनों डायरेक्शन में चल रहा है तो इसको बोलते हैं जेड, इसको एक्स, इसको वाई। तो ये तीनों में चल रहा है तो इसको बोलते हैं 3D। 3D का मतलब त्रिविमीय या 3 डायमेंशनल। डायमेंशनल का मतलब होता है विमा। तो हमारा जो क्रिस्टलीय जालक होता है ना, वो 3D के अंदर ही होता है। इसीलिए इसकी जो डेफिनेशन है वो है अनंत संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बनी, अनंत संरचनात्मक इकाइयों के निश्चित क्रम से बनी त्रिविमीय व्यवस्था को। तो क्रिस्टलीय जालक होता है वो 3D के अंदर होता है। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। क्रिस्टलीय जालक अनंत संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बनी, अनंत संरचनात्मक इकाइयों के निश्चित, इसके अंदर थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अनंत संरचनात्मक इकाइयों के निश्चित क्रम से अनंत संरचनात्मक इकाइयों के निश्चित क्रम से बनी व्यवस्था
बनी त्रिविमीय व्यवस्था, 3D में। तो ये एकदम करेक्ट डेफिनेशन है, क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है, इसको आप देख लो और कॉपी के अंदर नोट भी कर लेना। अनंत संरचनात्मक इकाइयों के निश्चित क्रम से बनी त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टलीय जालक बोलते हैं। तो ये अब एक बार मैं फिर से क्रिस्टलीय, वो अभी थोड़ी देर पहले वो संरचना लगाई थी ना, उसको यहाँ पे लगा देता हूँ मैं। आप इसको ध्यान से देखो कि ये मैं जो बनाया था ना, एक अक्ष एक अक्ष एक अक्ष, वो 3D के अंदर है। अब इसके अंदर इस डायरेक्शन है, उसको एक्स बोल देंगे, ऊपर जो है वाई, और इसको इस साइड हमारी तरफ आएगा उसको हम जेड एक्स बोल देंगे। तो ये 3D के अंदर होता है। अब हम आगे चलेंगे एकक कोष्टिका की तरफ कि एकक कोष्टिका क्या होता है। अब जैसे यार देखो, दीवार है, ये जो दीवार है, ठीक है ना, ये दीवार, इसको मैं मिटा ही देता हूं ना, आप इस डेफिनेशन को लिख लेना, ठीक है ना। तो मैं एक बार दीवार बना देता हूं, ठीक है। जैसे ये दीवार बनी है, आपको मैं पूछूं, आप इसको मत देखो, इस दीवार को देख लो जहाँ पे बोर्ड लगे, इस दीवार को, या आप अपने घर की दीवार उसको देख लो। आपको मैं पूछूं ये दीवार किससे मिलकर बनी है, तो आप क्या करोगे, इस दीवार का सबसे सबसे छोटा सा हिस्सा उठाओगे, ठीक है ना। और उस छोटे से हिस्से को उठा के, जैसे आप ये जैसे ईंट मिलेगी, ईंट ही है, तो आप ये बोलोगे ये दीवार है वो ईंट से मिलकर बनी है। वैसे ही जो क्रिस्टलीय जालक होता है ना, उसका सबसे छोटा सा हिस्सा, जैसे बोला कि भाई क्रिस्टलीय जालक किससे मिलकर बना है, तो सबसे छोटा सा हिस्सा है ना, उसको उठा के बोलेंगे और उसका नाम होता है एकक कोष्टिका। अब सारा का सारा जो डिस्कस होगा वो एकक कोष्टिका के ऊपर। एकक कोष्टिका क्या होती है, और एकक कोष्टिका अंदर किस किस हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। तो उससे पहले क्रिस्टलीय एंड क्रिस्टल जालक के बारे में 2-3 नोट के बारे में पॉइंट है, उसको बता देता हूं मैं। तो पहला पॉइंट देखो, नोट लगा के, ठीक है ना, नोट लगा के, त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु अन्य बिंदुओं के समान ही होता है। अन्य बिंदुओं का समान होता है। तो आप उस क्रिस्टलीय संरचना मैंने पहले बोर्ड की स्क्रीन के ऊपर लगाई थी ना, उसको देख लेना और देखो, या मैं एक बार फिर से लगा देता हूं। तो इस क्रिस्टलीय संरचना को ध्यान से देखो, तो देखो आप इसके एक हिस्से को देखो और उसके बाद में उसके दूसरे हिस्से पे जाकर देखो, दोनों जगह सेम ही नजर आ रही है। तो यही वे पॉइंट है कि त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु अन्य बिंदु के समान होता है। आप एक पार्ट को देखोगे, उसके बाद दूसरे पार्ट पे जाओगे तो सेम ही लगेगा आपको, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रिस्टलीय जालक। और नोट का दूसरा पॉइंट क्या है, क्रिस्टलीय जालक का प्रत्येक बिंदु क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु परमाणु प्रत्येक बिंदु परमाणु या परमाणु समूह को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक बिंदु परमाणु या परमाणु समूह को प्रदर्शित करता है।
प्रदर्शित करता है। तो जब आप उस क्रिस्टल जालक की संरचना देखोगे ना, एक परमाणु को देखोगे तो परमाणु में परमाणु समूह को, और दूसरी जगह पे जाओगे तो सेम ही नजर आएगा, एक ही बात है ना। तो अब हम वापस उसी ईंट की दीवार पर चलते हैं, ठीक है। आई होप यार आपको ये लेक्चर देखने में बहुत मज़ा आ रहा होगा, और जब मैं इसके क्वेश्चन करवाऊंगा ना जेई के PYQ तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मेरे को ना क्वेश्चन करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। ये सब अभी तो थ्योरी चल रही है। तो बात करेंगे उसी एकक कोष्टिका के बारे में। तो वैसे के वैसे दीवार की सबसे छोटी चीज़ होती है ईंट, ईंट से मिलकर ही बनी होती है पूरी दीवार। अब वैसे क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा सा हिस्सा होगा, उसको हम बोलेंगे, ये देखो मक्खियाँ, उसको हम बोलेंगे एकक कोष्टिका। तो वैसे ही एकक कोष्टिका की जो डेफिनेशन है उसको मैं लिख रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ मैं, ये नोट का 2 पॉइंट थे। एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका। तो देखो क्रिस्टल जालक का वह त्रिविम हिंसा जिसकी पुनरावृत्ति करने पर एक बार मैं फ्रेम को फिर से देख लेता हूँ यार, ऐसा ना कि बीच में ही रुक जाए सब कुछ। तो अभी तक सब कुछ क्लियर है। पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे हम एकक कोष्टिका कहते हैं। एकक कोष्टिका कहते हैं। तो एकक कोष्टिका को यूनिट सेल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि अब जो दीवार की जो ईंट है ना वो त्रिविम के अंदर 3D के अंदर ही तो है। तो वैसे ही क्रिस्टल जालक के अंदर क्रिस्टल जालक का वह त्रिविमीय हिस्सा जिसकी पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। अब एकक कोष्टिका का देखो यार, अगर मैं चाहता ना तो ये डेफिनेशन डायरेक्ट इंटरनेट से उठा के स्क्रीन पर लगा देता था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इसको अपने हाथ से ही लिखूँ। अब मैं हाथ से लिखता तो बीच में कितनी बार मैं खुद रिपीट करता हूँ बोल बोल के 2 से 3 बार, तो उतने में आपको भी याद हो जाए, और लिखूँ तो खुद के हाथ से लिखता तो अच्छा होता है। तो एक बार मैं एकक कोष्टिका की फिर से आपको संरचना बता ही देता हूँ। एक बार बुक उठा लेता हूँ। तो ये आपको दिख रही होगी, देख लो। ये जो है ना ये 3D, ये एक पूरा क्रिस्टल जालक है। इस क्रिस्टल जालक का ये हाईलाइट भाग है ना, हाईलाइट भाग, उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलीय एकक कोष्टिका। ये देखो दूर से क्लियर आ रहा होगा, ठीक है। ये जो क्यूब के प्रकार का है ना 3D के अंदर, ये 3D के अंदर ही है। तो देख ले, आपको पढ़ाने से पहले ना मैं भी इधर उधर से सब कुछ कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद में आपको पढ़ाता हूँ। तो आई होप एकक कोष्टिका के बारे में भी आपने सब कुछ देख लिया होगा, और अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिखे तो एक बार मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो एकक कोष्टिका की डेफिनेशन भी हमने देख ली। मैंने स्क्रीन के ऊपर क्रिस्टलीय एकक कोष्टिका की जो संरचना थी उसको भी लगा दिया है। अब वापस एकक कोष्टिका के ऊपर आते हैं। तो जो दीवार थी, दीवार की ईंट 3D के अंदर थी, वैसे ही एकक कोष्टिका भी 3D के अंदर थी, मैंने अभी बता दिया था आपको, ठीक है ना। अब आपको बोलते कि भाई दीवार बनानी, लेकिन कुछ चेंजिंग करना है आपको,
चेंज करना है तो आप ईंट के अंदर किस हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ईंट बना देता हूँ एक, ईंट ईंट तो अच्छी होनी चाहिए ना, साइंस के स्टूडेंट हो यार आप। तो ये है ईंट, ईंट की जैसी लग रही होगी। तो अब हमें बोलते हैं कि इस ईंट के अंदर चेंज करो, तो हम किस हिसाब से चेंज करेंगे। उसको चेंज करने के कई तरीके हैं। जैसे ये से यहाँ की लेंथ है ना, इसको या तो छोटी कर दो, छोटी कर दो तो छोटी हो जाएगी, या बड़ी कर दो, बड़ी हो जाएगी तो लंबी हो जाएगी ना। या फिर इसकी जगह से इसको छोड़ दो और ये जो है ना इसकी कोर, उसको बड़ा कर दो, बड़ा कर दोगे तो ये मोटी दिखने लग जाएगी, और छोटा कर देंगे तो ये पतली हो जाएगी। और या फिर इनके बीच का एंगल होता है ना, एंगल को कम ज़्यादा कर लो। अभी जो 90 डिग्री होते हैं उसको एंगल को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ऐसे जो हम चेंज कर सकते हैं, वैसे के वैसे एक कोष्ठिका के अंदर भी चेंज करने से कौन सी एक कोष्ठिकाएं बनती है, उनका क्या क्या नाम है, वो हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम इसको मिटा देता हूँ मैं। तो एकक कोष्ठिका के कुछ पैरामीटर होते हैं जिनको चेंज करते हैं। तो चलो चलते हैं हम। एक एकक कोष्ठिका मैं बना देता हूं यहां पे। ये है एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ये है वाई एक्सिस, एंड ये है जेड एक्सिस। इसी वजह से ये 3D के अंदर है। तो सबसे पहले ये देख लो कि एकक कोष्ठिका के अंदर 6 पैरामीटर है। 6 पैरामीटर में चेंज करके हम एकक कोष्ठिका को चेंज कर सकते हैं, नई नई एकक कोष्ठिका बना सकते हैं। 6 पैरामीटर तो कौन कौन से। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 6 पैरामीटर कौन कौन से। अक्षीय लंबाई, अक्षीय लंबाई, अक्षीय लंबाई क्या है ये मैं बताता हूं अभी। तो अक्षीय लंबाई यही तो है, ये जो अक्षीय लंबाई है इसको बोलेंगे हम ए। वाई एक्सिस पे अक्षीय लंबाई है उसको हम बोल देंगे बी। जेड एक्सिस पे अक्षीय लंबाई है उसको हम बोल देंगे सी। तो हम अक्षीय लंबाई ए में चेंज करके, बी में चेंज करके, सी में चेंज करके अलग अलग प्रकार की एक कोष्ठिकाएं बना सकते हैं। एक्स की लंबाई, एक्स अक्ष की लंबाई इक्वल टू ए, वाई एक्सिस की लंबाई इक्वल टू बी, जेड एक्सिस की लंबाई इक्वल टू सी। तो ये 3 पैरामीटर तो ये हो गई, ठीक है ना। इन तीनों में चेंज करके हम अलग अलग प्रकार के कोष्ठिकाएं बना सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आएगा अक्षीय कोण, एंगल, ठीक है ना, एंगल में चेंज करके। अक्षीय कोण, अब देखो एक चीज इसके अंदर देख लो, एक्स एक्स एंड वाई एक्सिस, तो इनके बीच का जो एंगल मानेंगे ना उसको मानेंगे एल्फा। एंड वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इनके बीच का जो कोण होगा वो होगा, इनमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना। जैसे देखो इनके बीच का जो कोण एंगल होगा वो होगा गामा, एंड एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस के बीच का जो कोण होगा वो होगा बीटा। एक बार फिर से देखो, इनके अंदर जो जो जिसके अंदर विलुप्त है ना उसको ध्यान में रखो। एल्फा, एल्फा किसके मध्य, एक बार फिर से देखने दो।
हाँ तो आप फिर से देखो यार एक बार, इनको थोड़ा समझने का अलग ही लॉजिक लगता है एंगल को। अब आपको आपको कोई भी कंफ्यूज ना हो इसके लिए देखो, ए एंड बी इनके बीच में क्या विलुप्त है क्या नहीं है। तो मतलब कि गामा है ना, गामा, गामा को लिखते हैं ऐसे, तो गामा है सी को, सी अगर विलुप्त आ जाए तो सी जहाँ पे विलुप्त है वहाँ पे गामा, मतलब ए एंड बी के बीच में सी नहीं आ रहा है तो वहाँ पे गामा। अब देखो बी, इसको सी यहाँ पे लिख देता हूँ, बी एंड सी, ये बी है ये सी है, इनके बीच में ए विलुप्त है, ए विलुप्त है ना, तो इसका जो एंगल होगा वो होगा एल्फा। अब ए एंड सी के बीच में बी विलुप्त है तो इसको हम बोल देंगे बीटा एंगल। आई होप यार समझ में आया होगा। अब एक बार फिर से कंफ्यूज हो जाता है, देखो हम भी हो, मैं भी हो जाता हूँ यार, आप भी। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि ए एंड बी के बीच में विलुप्त क्या है सी, तो सी का जो एंगल है वो आ जाएगा गामा, तो ए एंड बी के बीच का जो एंगल है वो होगा गामा। एंड ए व सी के बीच में बी विलुप्त है तो ए व सी के बीच का एंगल हो जाएगा बीटा। एंड सी एंड बी के बीच में ए विलुप्त है तो सी एंड बी या बी एंड सी के बीच का जो विलुप्त है ए, तो एंगल हो जाएगा एल्फा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तीनों को, ठीक है ना। ए में बी के बीच कोण, ए में बी के बीच सी विलुप्त है तो सी को क्या गामा लिख देंगे, ठीक है ना। बी व सी के बीच का कोण, इनके बीच का कोण, बी में सी में ए विलुप्त है तो एल्फा हो जाएगा। सी में ए के बीच का कोण, क्या हो जाएगा, सी में ए के बीच में बी विलुप्त है तो बीटा। तो आई होप यार ये समझ में आया होगा। ये टोटल 6 पैरामीटर हो गए हैं, 3 एंड 3। तो इन 6 पैरामीटर में चेंज करके हम एक कोष्ठिका या यूनिट सेल को नए नए तरीके से बना सकते हैं। अब यूनिट सेल कौन कौन सी होती है, एक तो होती है आद्य एकक कोष्ठिका, अंत्य एकक कोष्ठिका, अंत्य एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, ये सब होती है जिनको हम अलग अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि ये जो यूनिट सेल बनी है ना एकक कोष्ठिकाएं, इनसे टोटल कितने क्रिस्टल जालक बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसको ध्यान रखना आप, ये जो है ना इसको, तो इन 6 पैरामीटर इनको चेंज करके हम टोटली 7 क्रिस्टल जालकों का निर्माण कर सकते हैं। उनमें एंगल में क्या क्या डिफरेंस है और अक्षीय लेंथ है, अक्षीय लंबाई है, उनमें क्या क्या डिफरेंस है वो सब मैं लिखा देता हूँ और आपको भी कॉपी के अंदर लिख लेना है। और उसके बाद में आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा और अगले लेक्चर में हम आगे बात करेंगे। तो चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। फ्रेम के अंदर सही नहीं आ रहा था तो आप देख लो एक बार। तो दोस्तों यार मैंने यहाँ पे 7 वो टोटल क्रिस्टल होते हैं, उन 7 क्रिस्टलों के यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया है। आपको ये जो भी डाय सारणी है ना इसको कॉपी के अंदर बना लेना है। हालांकि आप जैसे ही एनसीईआरटी बुक खोलोगे ना, एनसीईआरटी बुक खोलते ही 3 या 4 पेज के बाद में ये पूरी की पूरी सारणी आ जाएगी आपके सामने। तो हालांकि मैं अपने हाथ से लिखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट अगर स्क्रीन पे वो इंटरनेट से फोटो उठा के लगा देता ना तो फिर आपको याद करने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती, याद करते लेकिन दिक्कत होती। जबकि ये मैंने बनाया है, अब आप अपने हाथ से बनाओगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। ये लाइन है ना ये हाथ से टेढ़ी मेढ़ी की ताकि अच्छी लगे। हालांकि हाथ मेरा वाइब्रेट नहीं करता है मैं हाथ का इतना यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। तो देखो यार 7 क्रिस्टल होते हैं, गणीय, त्रिसमनताक्ष या त्रिकोणीय, द्विसमलंबाक्ष या चतुष्कोणीय, षटकोणीय, विषमलंबाक्ष, एकनताक्ष, त्रिनताक्ष, ठीक है ना। उसके बाद में विविधताएं, दूरियां। अब ये देखो एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ये सब एकक कोष्ठिकाएं हैं। इनको देख आप अभी कंफ्यूज मत होना। मैं अभी अगर आपको इनकी गहराई में लेकर चले जाऊंगा ना तो फिर लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और अलग से अगला लेक्चर इस पर देखेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल ही बता देता हूँ। एससीसी का मतलब होता है एकक कोष्ठिकाएं, वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है।
एक तो आद्य एकक कोष्टिका एंड सेकेंड केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रित एकक कोष्टिका के अंदर आती है बीसीसी, एफसीसी एंड ईसीसी। अब एससीसी को बोलते हैं आद्य एकक कोष्टिका, बीसीसी को बोलते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका एंड एफसीसी को फलक केंद्रित एकक कोष्टिका एंड ईसीसी, यहाँ पे ईसीसी को बोलते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, बीसीसी को बोलते हैं अंत्य केंद्रित, ईसीसी अंत्य केंद्रित। इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो मतलब ये जो क्रिस्टल है वो कौन कौन सी एकक कोष्टिकाएं बनाते हैं, कौन कौन सी एकक कोष्टिकाएं सब बनते हैं। जैसे एससीसी एकक कोष्टिका से केवल त्रिसमनात्मक से त्रिकोणीय ही बनती है, ठीक है ना। और उसके बाद में यहाँ अक्षीय लंबाई आती, अक्षीय लंबाई ए बी सी का मतलब है कि तीनों ए बी सी तीनों सेम है, तीनों में सेम है, कोई चेंज नहीं किया है। जबकि ए बी सी यहाँ पे सेम है बट इनके अंदर जो एंगल है ना उनमें चेंज कर दिया है। यहाँ पे सब कुछ सेम है, एल्फा बीटा गामा इक्वल टू सभी 90 डिग्री है एंड तीनों सेम है, इसलिए इसको गणीय मतलब क्यूब के अंदर सभी ए बी सी सभी सेम होते हैं ना, वैसे ही। तो ये डायग्राम, ये एग्जाम्पल दे दिए। अब जेई के अंदर ना एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं यार, आपको एग्जाम्पल दे दिया जाता है और वो बोल दिया जाता है कि कौन सी क्रिस्टल ये संरचना बनाता है, जैसे एजीआई उदाहरण है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, मैंने इंपॉर्टेंट उदाहरण थे वो ही लिखे आपकी बुक्स के अंदर, एनसीईआरटी बुक्स के अंदर ये पूरा डायग्राम है, ये सारणी है, आप देख लेना। तो ठीक है ना। तो ये था यार आज का कंपटीशन वालों पे मैं ध्यान दे रहा हूँ। ये जैसे ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, रिसेंट ईयर के 2022 के, 21 के, 20 के, 19 के, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास के अंदर। अगले क्लास के अंदर वही एकक कोष्टिका का अलग से चैप्टर लेंगे, हम टॉपिक लेंगे एकक कोष्टिका का। इनको कितने भागों में, 2 भागों में, मुख्यतः 2 भागों में। एक आद्य एकक कोष्टिका, आद्य एकक कोष्टिका को बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल एंड केंद्रित एकक कोष्टिका को बोलते हैं सेंट्रल यूनिट सेल। केंद्रित एकक कोष्टिका के ये सभी उदाहरण है बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए विदा लेते हैं। और यार अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा ना यार, आप मेरी मेहनत को देख, अगर आपको समझ में आया है तो यार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आप मेरे को सपोर्ट करोगे ना यार तो मेरे को भी खुशी होगी और मैं भी आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर लेके आता रहूँगा, ठीक है ना। अगर ये फ्रेम में पूरा नहीं आ रहा तो आप देख लीजिए एक बार, ये रहा। स्क्रीनशॉट ले लेना आप।